बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा भाई एक लड़की से मोहब्बत करता था। जब हम लड़की देखने गए तो लड़की के बाप का दिल मुझ पर आ गया और कहने लगा, आप अपनी बेटी का रिश्ता मेरे बेटे को दें, मैं अपनी बेटी आपके बेटे को दे देता हूँ। जब शादी हुई तो मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। मेरा शौहर तो पागल था और शौहर कमरे में आते ही मुझ पर जुल्म करने लगा। ससुर ने शौहर को बेहोश करके मुझे ऐसी बात बताई कि मेरी रूह फना हो गई, क्योंकि मेरा शौहर जमशेद मुझे हाथ पकड़कर अपने साथ फूलों से सजे कमरे में लाया और मेरी खुशी की इंतहा न रही। मेरा दिल जज्बात की शिद्दत से चूर था। फूलों की महकती हुई खुशबू से मेरा वजूद बहकने लगा था। मुझे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं आ रहा था कि मुझे इतना खूबसूरत और चाहने वाला जीवन साथी मिला है। जमशेद ने मुझे बेड पर बिठाया तो मैंने शर्मा कर नजरें झुका ली और खुद में सिमट गई। 15 साल की उम्र में दुल्हन बनी मैं किसी के भी होश उड़ाने के काबिल थी। फिर आज तो मेरे मद्दे मुकाबिल मेरा महरम था, लेकिन कुछ ही लम्हों में मेरी आंखों से सारे सपने नोच लिए गए थे। मेरे सारे ख्वाब किरची किरची होकर मेरी आंखों में चुभ रहे थे और मेरे वजूद में होने वाली जलन की वजह से मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। शादी की रात जो कुछ भी मेरे साथ हुआ वो मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था। इतनी कम उम्री में मुझ पर ऐसा सितम ढाया गया था कि शायद जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। मैं दुल्हन बनी बैठी थी, दिल में अरमानों के दिए जल रहे थे कि जब मुझ पर कयामत टूट पड़ी और मुझे पता चला कि मेरे साथ तो शादी के नाम पर धोखा हो गया है। मेरी शादी मेरी भाभी के भाई से हुई थी। वैसे तो हमारे खानदान में वट्टे सट्टे की शादी का रिवाज नहीं था, लेकिन मेरे भाई ने अपनी पसंद की शादी करने के लिए इस रिश्ते को कबूल कर लिया था। दरअसल मेरा भाई पिछले 2 सालों से एक लड़की की मोहब्बत में बुरी तरह गिरफ्तार था और जैसे ही मेरे भाई की नौकरी लगी तो वो एक पांव पर खड़ा हो गया कि उसे पहली फुर्सत में उस लड़की के घर रिश्ता भिजवाना है। मेरा इकलौता भाई मेरी माँ की आंखों का तारा था और उसके लिए तो मेरी माँ की जान भी हाजिर थी। इकलौती तो मैं भी थी, लेकिन मेरी माँ मुझ पर कोई खास तवज्जो नहीं देती थी क्योंकि मैं एक लड़की थी। मेरे भाई के आगे मेरी कोई हैसियत नहीं थी। मेरी माँ बाप दोनों ही मेरे भाई को मुझ पर फौकियत देते थे। बचपन से ही मैं एहसास कमतरी का शिकार हो गई थी और वक्त के साथ साथ ये एहसास बढ़ता जा रहा था। जबकि मैं 15 साल की उम्र में ही बेहद खूबसूरत थी, लेकिन इसके बावजूद मोहब्बतों के लिए तरसी हुई थी। जब भाई की शादी की बात आई तो जैसे ही भाई ने अम्मा को अपनी पसंद बताई और रिश्ता ले जाने को कहा तो अम्मा फौरन ही जाने के लिए एक पैर पर खड़ी हो गई। मैंने भी अम्मा के साथ जाने की जिद की तो अम्मा मुझे भी अपने साथ लेकर चल पड़ी। हम दोनों माँ बेटी भाई के बताए हुए पते पर पहुंच गए। घर का दरवाजा एक उम्र रसीदा शख्स ने खोला और जब हमने उसे बताया कि हमारे आने का क्या मकसद है तो उसने हमें अंदर बुला लिया। घर में कोई और औरत मौजूद नहीं थी क्योंकि मेरी होने वाली भाभी भी मेरी तरह ही इकलौती बेटी थी। वो उम्र रसीदा शख्स मेरी होने वाली भाभी का बाप था। उसने हमें बहुत इज्जत से बिठाया और बात करने लगा। उसने बताया कि उसकी बीवी का अरसा पहले इंतकाल हो गया था और उसकी बीवी, एक बेटा और एक बेटी उसकी जिम्मेदारी पर छोड़कर इस दुनिया से चली गई थी और भाभी के बाप ने अपने बच्चों की परवरिश की खातिर दूसरी शादी नहीं की थी। भाभी के बाप ने बहुत मेहनत से अपना बेटा बेटी को पाल पोस कर बड़ा किया था और उनकी बेटी तो उनकी जान थी। बात करते करते उस शख्स ने कई दफा मेरी भरपूर तरीके से मेरा जायजा लिया और मैं इस बात को महसूस कर रही थी। अचानक ही भाभी के बाप ने मुझ में दिलचस्पी लेते हुए मुझसे सवालात करने शुरू कर दिए। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो मुझसे इतने सवाल क्यों पूछ रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि जैसे हम उनकी बेटी देखने नहीं आए बल्कि वो मेरे लिए रिश्ता लाए हैं। जब भाभी चाय लेकर कमरे में आई तो मैं अपने भाई की पसंद को दाद दिए बिना न रह सकी। मेरी होने वाली भाभी एक बहुत ही खूबसूरत और गोरी चिट्टी नाजुक सी लड़की थी जिसकी लंबी सी चुटिया उसकी कमर के नीचे तक लहरा रही थी। भाई ने बताया था कि उन्होंने वशमा यानी मेरी होने वाली भाभी को एक शादी में देखा था और वहीं पहली नजर में उन पर दिल हार बैठे थे। लेकिन क्योंकि भाई बहुत अरसे से बेरोजगार थे इसलिए उन्होंने कभी रिश्ते की बात नहीं की थी और जैसी ही नौकरी लगी वो शादी के लिए बेताब हो गए। मुझे और अम्मा को तो वशमा पहली ही नजर में पसंद आ गई थी और अम्मा ने फौरन ही रिश्ता पक्का करने की बात की तो वशमा के वालिद ने एक गहरी नजर मुझ पर डाली और कहने लगे कि वो अनजान लोगों के साथ अपनी बेटी का रिश्ता नहीं जोड़ सकते। उनके लिए उनकी बेटी ही उनकी जिंदगी है और वो हमें बिल्कुल भी नहीं जानते।
یہ سن کر اماں کے چہرے کا رنگ اتر گیا. بھلا وہ اپنے اکلوتے بیٹی کی خواہش کو کیسے ادھورا چھوڑ سکتی تھی؟ اور وشما جیسی خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر اماں کے دل میں بیٹے کے سر صحرا سجانے کا ارمان جاگ اٹھا تھا. اماں نے فوراً ہی وشما کے والد سے کہا کہ آپ بھلے جتنا چاہے وقت لے لیں لیکن رشتے کے لیے انکار نہ کریں. میرا بیٹا آپ کی بیٹی سے بہت محبت کرتا ہے اور ہم آپ کی بیٹی کو سر آنکھوں پر بٹھا کر رکھیں گے. یہ سن کر وشما کے والد نے ایک عجیب سی شرط اماں کے آگے رکھ دی جسے سن کر میں چونک اٹھی تھی. وہ کہہ رہے تھے کہ وہ اپنی بیٹی کا رشتہ میرے بھائی سے اسی صورت کریں گے جب اماں اپنی بیٹی کا رشتہ ان کے بیٹے کے لیے دیں گی. اماں کو ہرگز بھی اندازہ نہیں تھا کہ وشما کے والد ایسی بھی کوئی بات کر سکتے ہیں، اس لیے اماں حیران رہ گئی. پہلے تو اماں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میری بیٹی ابھی بہت چھوٹی ہے اور میں اس کی شادی نہیں کر سکتی، لیکن اماں کا جواب سنتے ہی وشما کے والد نے بھی رشتے کے لیے صاف انکار کر دیا. مجبوراً اماں نے سوچنے کے لیے کچھ وقت مانگ لیا کیونکہ وہ اپنے بیٹے کے لیے وشما کو ہی بہو بنانا چاہتی تھی اور ہم گھر واپس آ گئے. میں سارا راستہ وشما کے والد کی نظروں کے بارے میں ہی سوچتی رہی لیکن اماں سے کچھ بھی نہ کہہ سکی. میں یہ سوچ کر پریشان ہو گئی تھی کہ میری شادی کا ذکر کہاں سے آ گیا، جبکہ میں تو ابھی 10ویں جماعت میں تھی اور میری عمر صرف 15 سال تھی. گھر آتے ہی اماں نے جب یہ بات بتائی بھائی کو تو وہ کہنے لگے کہ اس میں اتنا سوچنے والی کیا بات ہے، آج نہیں تو کل رانی کی شادی کرنی ہی ہے، تو پھر وشما کے بھائی سے ہی کیوں نہیں؟ بھائی کو اپنی شادی کی پڑی تھی اس لیے ان کو میری کم عمری کا بھی لحاظ نہیں تھا. اماں نے بھائی سے کہا کہ وہ ابا سے مشورہ کر کے کوئی فیصلہ کریں گی، لیکن بھائی نے اماں کو یہ بات جتا دی کہ اگر ان کی شادی وشما سے نہ ہوئی تو وہ کبھی شادی نہیں کریں گے. اپنے بیٹے کی بات سنتے ہی اماں کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑ گیا اور وہ کہنے لگی کہ ایسی بیکار باتیں کیوں کرتا ہے، تو فکر نہ کر، تیری شادی وشما سے ہی ہوگی. میں کچھ سمجھ گئی تھی کہ اماں اس دفعہ بھی بھائی کی خوشی کی خاطر میرے ساتھ ناانصافی کرنے جا رہی ہیں. میں بالکل بھی شادی کے لیے راضی نہیں تھی، اس لیے میں نے صاف صاف لفظوں میں اماں اور بھائی کو کہا کہ وہ بھائی کا رشتہ طے کر دیں لیکن مجھے اس معاملے سے دور رکھیں. اماں غصے میں آ گئی اور مجھ سے کہنے لگی کہ تم ابھی چھوٹی ہو اور اس معاملے میں خاموشی رہو تو بہتر ہے، ورنہ میں تمہاری زبان کھینچ لوں گی. میں جانتی تھی کہ اماں بیٹے کی محبت میں مجھے قربان بھی کر سکتی ہیں، لیکن میں ہرگز بھی کوئی قربانی نہیں دینا چاہتی تھی کیونکہ مجھے پڑھائی کا شوق تھا اور میں ڈاکٹر بننا چاہتی تھی. جب رات کے ابا گھر واپس آئے تو یہی مسئلہ ابا کے سامنے رکھا گیا. میں نے ایک التجا بھری نظر اپنے باپ پر ڈالی جو اماں کی بات سننے میں مصروف تھا. ابا نے اماں کی بات سن کر کہا کہ یہ تو اچھا ہے کہ رانی کا بھی رشتہ ہو جائے گا اور ہمارے سر سے رانی کا بوجھ اتر جائے گا. جلدی شادی کرنی ہے اس لیے جہیز بھی زیادہ نہیں دینا پڑے گا. یہ سن کر میرا دل ٹوٹ ہی گیا کہ میرا باپ مجھے صرف اور صرف ایک بوجھ سمجھتا ہے اور مجھ سے چھٹکارا چاہتا ہے. میں نے دبے دبے لفظوں میں احتجاج کرنا چاہا تو ماں اور بھائی دونوں ہی میرے خلاف ہو گئے اور کہنے لگے کہ جتنی تیزی سے تمہاری زبان چل رہی ہے بہتر یہی ہے کہ تمہیں بھی رخصت کر دیا جائے. اور دیکھتے ہی دیکھتے اماں نے میرے رشتے کے لیے حامی بھر دی اور وٹے سٹے کا یہ رشتہ طے پا گیا. وشما کے بھائی کو ہم میں سے کسی نے بھی نہیں دیکھا تھا کیونکہ وشما کے باپ نے بتایا تھا کہ ان کا بیٹا کسی کام سے دوسرے شہر گیا ہوا ہے. بھائی کو شادی کی اتنی جلدی پڑی تھی کہ 1 مہینے کے اندر ہی ہماری شادی رکھ دی گئی. مجھے اپنی پڑھائی چھوٹ جانے کا بہت غم تھا اور بھائی کو وشما کے مل جانے کی حد سے زیادہ خوشی تھی. شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھی اور بھائی اپنی ہونے والی بیوی کے لیے ایک سے بڑھ کر ایک سامان خرید رہا تھا، جبکہ میرے جہیز کے لیے بہت ہی کم چیزیں خریدی گئی تھی. بچپن سے ہی میرے ساتھ اس گھر میں ایسا سلوک ہوتا آیا تھا. اس دفعہ بھی میں خاموشی سے اپنے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں کو دیکھ رہی تھی، لیکن کہیں نہ کہیں میرے دل میں یہ امید تھی کہ میرا ہونے والا شوہر میری زندگی کو بہتر کر دے گا اور مجھے چھوٹی سے چھوٹی چیز کے لیے ترسنا نہیں پڑے گا. لیکن میری یہ سوچ محض ایک خام خیالی ہی ثابت ہوئی تھی. شادی والے دن میرا بھائی بہت ہی خوش تھا. اس نے کمرے کو پوری طرح پھولوں سے سجایا تھا جبکہ میں بہت زیادہ خوف زدہ تھی. میں نے تو ابھی تک اس لڑکے کو دیکھا بھی نہیں تھا جو میرا ہونے والا دلہا تھا. وشما کے والد نے اپنے بیٹے کی تصویر میرے ماں باپ کو دکھائی تھی اور دونوں نے ہی مجھے بتایا کہ وشما کا بھائی جمشید وشما کی طرح ہی بہت خوبصورت ہے. میرا نکاح پڑھا دیا گیا تھا اور جب رخصتی کا وقت آیا تو میں حد سے زیادہ گھبراہٹ کا شکار تھی. ایک ہی دن ہم دونوں بہن بھائیوں کی شادی ہوئی تھی. وشما دلہن بنی غضب ڈھا رہی تھی اور ہر کوئی اس کی تعریف کر رہا تھا، جبکہ میری اور جمشید کی جوڑی کو بھی سب نے چاند سورج کی جوڑی سے تشبیہ دی تھی. جمشید دلہا بنا میرے برابر بیٹھا تھا اور میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں. 1-2 دفعہ جمشید نے ہلکی آواز میں مجھ سے پوچھا کہ تم میری دلہن ہو نا، اور میں جمشید کے سوال پر شرما کر رہ گئی.
मैंने कनखियों से जमशेद को देखा तो वो वाकई एक खूबरू नौजवान था। मेरे दिल में जैसी ठंडी सी फुहार पड़ गई थी, क्योंकि अब तक मैं इस रिश्ते को लेकर बिल्कुल भी खुश नहीं थी। लेकिन जमशेद को देखने के बाद मेरे दिल में खुद ब खुद ही बहुत से जज्बात जन्म ले रहे थे। भाई वशमा को रुखसत करवा के घर ले गया था और मैं रुखसत होकर भाई के घर आ गई थी। इस घर में कोई और औरत तो थी नहीं, क्योंकि जमशेद की वालिदा का बहुत पहले इंतकाल हो चुका था और वशमा रुखसत होकर जा चुकी थी। मेरा हाथ पकड़कर मुझे कमरे में वो ले आया और बेड पर बिठाकर मेरी चूड़ियों से खेलने लगा। मैं कम उम्र और नादान थी, इसलिए खामोशी से बैठी रही। मुझे लगा था कि शायद जमशेद की मोहब्बत के इजहार करने का ये एक तरीका है, लेकिन उस वक्त मैं चौंक उठी जब वो कुछ अजीब और गरीब हरकतें करने लगा। कभी वो आंखें घुमा घुमा कर मुझे देखता तो कभी सीटी बजाने लगता। थोड़ी देर में ही वो मेरे दुपट्टे से खेलने लगा और बेड पर बिखरे फूल उठा उठा कर मेरे सर पर डालने लगा। अचानक ही जमशेद ने मेरे दुपट्टे से खेलते खेलते उसे खींचना शुरू कर दिया। दुपट्टा मेरे बालों में पिन्नों से अटका हुआ था और मेरे बाल बुरी तरह खिंच रहे थे। तकलीफ से जैसे ही मेरे मुंह से सिसकारी निकली तो जमशेद तालियां बजा बजा कर जोर से हंसने लगा। मैं हैरत से जमशेद को देख रही थी, जो मेरी तकलीफ पर खुशी मना रहा था। जमशेद की हर हरकत ही बहुत अजीब सी थी। जब उसने पूरी तरह मेरा दुपट्टा खींचकर बालों को बिगाड़ दिया तो उसके बाद वो मेरे बालों से फूलों का गजरा खींचने लगा और मेरी कलाइयों को पकड़कर मरोड़ने लगा। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और मैं बहुत ज्यादा दर्द महसूस कर रही थी। जमशेद के चेहरे पर छाए तासुरात ने मुझे बहुत कुछ बावर करवा दिया था। जब ही जमशेद ने अचानक मेरी गर्दन पर इतनी जोर से काटा कि मेरी चीख से सारा घर गूंज उठा था। जमशेद के दांतों के निशान मेरी गर्दन में उतर गए थे। मेरे चीखने की आवाज पर जमशेद के वालिद हमारे कमरे में चले आए। कमरे का दरवाजा जमशेद ने बंद नहीं किया था। उनके हाथ में एक इंजेक्शन था और उन्होंने कमरे में आते ही पीछे से अपने बेटे के बाजू में वो इंजेक्शन लगा दिया। इंजेक्शन के असर से जमशेद कुछ ही लम्हों में बेहोश हो गया। मैं हक्का बक्का बैठी उन दोनों बाप बेटे को देख रही थी। मुझे इस बात का अच्छी तरह अंदाजा हो गया था कि जमशेद एक पागल शख्स है। मेरे ससुर ने जमशेद को खींचकर कमरे में पड़े सोफे पर लिटा दिया और खुद मेरे पास बैठ गए। फिर वो कहने लगे कि अपनी माँ के इंतकाल के सदमे की वजह से जमशेद का ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ गया है। वो किसी भी शख्स को तकलीफ पहुंचाकर खुशी महसूस करता है और जमशेद एक नामर्द है, वो शादी के काबिल भी नहीं। अपने ससुर की ये बात सुनकर तो मेरे होश उड़ गए कि उन्होंने जानते बूझते मेरी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद कर दी थी। मैंने रोते हुए उनसे कहा कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने भला आपका क्या बिगाड़ा था? मैं अपने भाई को आपकी सारी हकीकत बता दूंगी। मेरे घर वालों को जब पता चलेगा कि आप लोगों ने हमें धोखा दिया है तो मेरा भाई कभी आपको माफ नहीं करेगा और वो आपकी बेटी को भी खुश नहीं रखेगा। ये सुनकर मेरे ससुर हंसने लगे और कहने लगे कि तुम्हें भी अच्छे से पता है कि तुम्हारा भाई मेरी बेटी का किस कदर दीवाना है। उसने तुम्हारी उम्र का भी लिहाज नहीं किया और मेरे बेटे के बारे में जाने बगैर ही तुम्हारी शादी मेरे बेटे जमशेद से करवा दी। मैंने एक नज़र सोफे पे पड़े जमशेद पर डाली, जिसको इस दुनिया की खबर ही नहीं थी। मैंने अपने ससुर से पूछा कि फिर इस शादी के पीछे आपका क्या मकसद था? आपको ये सब करके क्या हासिल हो गया? मेरा ससुर बड़ी ढिठाई से कहने लगा कि तुम पहली ही नज़र में मुझे बहुत अच्छी लगी थी और मेरा दिल चाहता था कि मैं तुम्हें अपनी नज़रों के सामने ही रखूं। जिस दिन तुम पहली दफा अपनी माँ के साथ मेरे घर आई थी उसी दिन मैंने सोच लिया था कि मैं तुम्हें अपने घर से कभी जाने नहीं दूंगा। जमशेद तो पागल है, इसे तुम्हारे और अपने रिश्ते का भी कुछ इल्म नहीं। तुम इस घर में रहकर मेरी खिदमत करना और मेरी आंखों को ठंडक पहुंचाना। वशमा की शादी के बाद वैसे भी हमें इस घर में काम काज के लिए एक औरत की जरूरत थी और अब जब तुम आ गई हो तो हमारे सारे मसले हल हो गए हैं। अपने ससुर की बात सुनकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई थी। उन्होंने तो मुझे बुरी तरह बर्बाद करके रख दिया था। फिर वो कहने लगे कि उन्होंने वशमा का हक महर जानबूझकर 5 लाख रुपए रखवाया था ताकि अगर ये बात जानकर कभी तुम्हारे भाई की गरज जाग भी उठे तो वो मेरी बेटी को छोड़ने की हिम्मत न कर सके। मुझे अच्छी तरह अंदाजा हो गया था कि मेरे एक तरफ कुआं था और दूसरी तरफ खाई। मेरे ससुर कमरे से जाने के बजाय मेरे बिस्तर पर दराज हो गए थे और मुझे अजीब सी नजरों से देखे जा रहे थे। पहले तो मुझे लगा शायद मेरे साथ कोई गलत करने का इरादा रखते हैं, लेकिन हैरत की बात ये थी कि कई घंटे गुजरने के बावजूद भी वो अपनी जगह से नहीं उठे, बल्कि उनकी निगाहें मुझ पर ही जमी हुई थी। जैसे तैसे मैंने कोने में बैठकर रात गुजार दी। मैं इस बात पर खुदा की शुक्रगुजार थी कि मेरी इज्जत पर कोई आंच नहीं आई थी। सुबह होने से कुछ देर पहले मेरे ससुर कमरे से निकलकर चले गए। मुझे सही मानों में अब तक समझ नहीं आया था कि उन्हें ये सब कर क्या हासिल हुआ है। शादी की अगली सुबह जब रस्म के मुताबिक भाई वशमा के साथ हमारे घर आया तो मैंने वशमा को अलहदा से बुलाकर पूछा कि उसने क्यों जानते बूझते मुझे एक अंधे कुएं में धकेला है।
वो चाहती तो ये बात शादी से पहले मुझे बताकर मेरी जिंदगी तबाह होने से बचा सकती थी। वशमा ने मुझे बताया कि भाई को किसी की तवज्जो और देखभाल की ज़रूरत है जो उनसे भी मोहब्बत करे और उनका ख्याल भी रखे। वो कह रही थी कि जमशेद भाई का इलाज अभी जारी है और डॉक्टर ने कहा है कि उनकी ज़िंदगी में अगर कोई ऐसा शामिल हो जाए जो उन्हें समझ सके तो वो जल्द ही एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारेंगे, क्योंकि वो पैदाइशी तौर पर ज़हनी मासूर नहीं थे, बल्कि अम्मा के इंतकाल के सदमे ने उन्हें इस हालत में पहुंचा दिया है। वशमा ने बताया कि उनकी वालदा का इंतकाल उस वक्त हुआ जब जमशेद 12 साल के थे। दरअसल जमशेद की गलती की वजह से ही उनकी वालदा का इंतकाल हुआ था, इसीलिए वो इस बात को बर्दाश्त न कर सके और ज़हनी मरीज बन गए। वशमा मेरे आगे हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, कहने लगी कि अगर आप मेरे भाई को थोड़ी सी तवज्जो और मोहब्बत देंगी तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। वशमा ये बात मुझे शादी से पहले ही बताना चाहती थी, लेकिन उसे डर से न बता सकी कि अगर मैंने शादी से इनकार कर दिया तो उसकी शादी भी मेरे भाई से नहीं हो पाएगी। मैंने वशमा को उसके बाप का रात वाला रवैया भी बताया कि वो किस तरह से पूरी रात मेरे ही कमरे में मौजूद रहे। ये सुनकर वशमा शर्मिंदगी से सर झुका गई और कहने लगी, दरअसल अम्मा के इंतकाल के बाद अब्बा ने पूरी जिंदगी तन्हा गुजार दी, इसीलिए वो कुछ बहक से गए हैं, लेकिन मैं इस बात का तुम्हें यकीन दिलाती हूँ कि वो कभी तुम्हारे साथ कोई गलत हरकत नहीं करेंगे। वो मेरे चेहरे की परेशानी देखकर मुझे समझाने लगी, कहा थोड़ा हौसला कर ले तो सब ठीक हो जाएगा। वशमा ने मुझे अपने भाई की तमाम दवाएं भी थमा दी। मैंने अपने भाई से कुछ भी नहीं कहा था, क्योंकि मैं जानती थी कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने सोफे पर पड़े जमशेद को आवाज़ देकर जगाने की कोशिश की। मुझे अब अपनी किस्मत को खुद ही बदलना था। आने वाले कुछ ही महीनों में मैंने अपनी मोहब्बत और इलाज के ज़रिए जमशेद को काफ़ी हद तक बेहतर बना दिया था, और अब मैं इस घर में अकेली औरत नहीं रही थी, बल्कि मैंने अपने ससुर की शादी भी करवा दी थी। मैं जान गई थी कि औलाद की खातिर उन्होंने सारी जिंदगी तन्हा गुजारी है, इसीलिए वो भटक गए हैं। शादी के बाद मेरे ससुर खुद ही ठीक हो गए थे। कभी कभी इंसान को ऐसे हालात से गुजरना पड़ता है जो बज़ाहिर तो बहुत मुश्किल होते हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ खुद ही आसान हो जाते हैं। मैंने भी हिम्मत की थी और जमशेद को बिल्कुल ठीक कर दिया था। शादी की रात जमशेद को लेकर मेरे दिल में जितने भी जज्बात थे वो सब वक्त के साथ साथ जमशेद ने पूरे कर दिए थे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगे तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे फ़ौरन कर लीजिए। अगली कहानी तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।